के साथ। सबसे पहले बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंपनी है, पर भरत तिवारी का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। ये रिपोर्ट दिखाए। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होगी। एएसपी साहब आवत और लीपापोती करे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई करे, इस मांग पर परिवार अड़ गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी का साफ कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच पर रत्ती भर का भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोग पर लीपापोती का आरोप भी लगा दिया। पुलिस भी जांच शुरू हो गई ना, हम पुलिस हम ना की पुलिस का हम नहीं माना। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होके सीबीआई जांच होगी। नया जज हमारा जांच बुझ कर सीबीआई रिटायर वाला ना एएसपी साहब आवत और लीपापोती करे। हमारा उन लोग से कुछ उम्मीद नहीं। वहीं पुलिस की जांच को लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। डीआईजी भी जांच कर रहे पूरे मामले की। नहीं, वो सब किसी का हाथ नहीं चाहिए हमको। राज एसपी है, उनका भी नहीं चाहिए। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। वो खुद ऑर्डर दिए थे, खुद वो कहे थे गोली मारने के लिए। जो कहा है वो क्या, माने पुलिस होकर वो क्या करेगा जांच? जो खुद मारा हो तो इसमें जांच क्या है? हम तो कहीं जांच क्या करना है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई न्यायिक जांच टीम ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा ने बिलौटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण और परिवार से बातचीत भी की। 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन भरत के परिवार की मांग है कि पूरे मामले की सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर भरत के परिवार को न्यायिक जांच पर भरोसा क्यों नहीं? परिजन और मां लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं जो हाई कोर्ट के एक्टिंग यानी सिटिंग जज हैं, उनसे जांच कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा जो ये कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने आरा के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी की मां और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। रितेश पांडे ने भरत की मां, पिता और भाई बहन से मिलकर घटना पर गहरा दुख जताया है। मुलाकात के बाद रितेश पांडे ने पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ये मांग की। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ये मांग उनकी तरफ से की गई है। तिवारी नहीं कहेंगे, हम शहीद भरत तिवारी कहेंगे कि शहीद भरत तिवारी जी को जो समाज के लिए जो वंचित लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे थे, उनके लिए लड़ रहे थे और उनको एक तरह से समझिए बलि दे दी गई। परिवार का ये मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिस परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ है उस परिवार की ये मांग सरकार को माननी चाहिए और सीबीआई जांच जल्द से जल्द करानी चाहिए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी। और दूध का दूध, पानी का पानी क्या भैया? ओपन एंड शट केस है। साफ लाइव में वीडियो में दिख रहा है कि वो हथियार फेंक दिए, उसके बाद उनको मारा गया। भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले में सियासत भी तेज हो गई है। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि सीएम सम्राट ने त्वरित कार्रवाई की। कुछ लोग इस पर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। सभी ये मानते हैं पुलिस के स्तर से गलत हुआ, लेकिन सरकार को जितनी सख्ती बरतनी चाहिए सरकार ने सख्ती बरती है। सम्राट चौधरी जी ने जो किया है त्वरित कार्रवाई, इससे कुछ अधिक करने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, इस पर बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं जो मानवतावादी हैं, जो संविधान में विश्वास रखते हैं कि पुलिस के स्तर पर ये गलत हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये नहीं होना चाहिए था। और अब बात सियासी विवाद का केंद्र रहे 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले की।
इस बंगले से राबड़ी देवी की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राबड़ी आवास के बाहर लगे सुरक्षा उपकरणों को भी खोल दिया गया है। सरकारी नोटिस के बाद राबड़ी बंगला खाली करने को तैयार हैं, तो मंत्री नंद किशोर राम 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैं राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड की, जहां राबड़ी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खोला जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि सियासत का केंद्र रहा ये आवास जल्द खाली होने जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया। बंगला खाली कराने के लिए राबड़ी देवी को चौथी बार नोटिस भी दिया जा चुका है। और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास के संबंध में, ये माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भवन निर्माण विभाग और श्रीमती राबड़ी देवी जी के बीच जो भी मामले हैं वो सब सामने आ जाएंगे। जो लोग वर्षों तक सरकारी संपत्ति को अपना अधिकार समझते रहे हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सुशासन में कानून सर्वोपरि होता है। बिहार में व्यवस्था नियमों से चलती है, किसी परिवार की इच्छा से नहीं। इधर राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी, उधर मंत्री नंद किशोर राम बंगले में शिफ्ट होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। नंद किशोर राम ने कहा जैसे ही बंगला खाली होगा वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगी। जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर जमकर सियासत हुई, लेकिन अब ये अध्याय समाप्त होने की तरफ है। सुरक्षा उपकरणों को हटाए जाने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राबड़ी देवी का ये पता जल्द बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक्शन मोड में हैं। अस्पताल से गायब रहने पर निशांत ने पीएमसीएच के प्राचार्य को हटा दिया है। उनका तबादला बेतिया कर दिया गया। अब निशांत के इस एक्शन पर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। डॉक्टर का कहना है कि बिना शो कॉज नोटिस के उन पर यह कार्रवाई की गई, ये बेहद आहत करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के एक्शन की हर जगह तारीफ हो रही है। पीएमसीएच में निशांत कुमार के एक्शन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब निशांत अस्पताल पहुंचे तो पीएमसीएच के प्राचार्य गायब थे। डॉक्टर एनपी सिंह बिना छुट्टी लिए गैर हाजिर थे। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि वो अपनी निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। इसके बाद निशांत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच के प्राचार्य पद से हटा दिया और उनका बेतिया तबादला कर दिया गया। निशांत के इस एक्शन की पूरे बिहार में चर्चा होने लगी, लेकिन निशांत की इस कार्रवाई के बाद डॉक्टर एनपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा बिना शो कॉज के उन पर कार्रवाई की गई, ये बेहद दुखद है। ने संपर्क तक नहीं साधा हमको। मुझे लगता है कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित एक कदम है और हम जैसे लोगों को अपमानित करने का एक बड़ा अच्छा हथकंडा है और तानाशाही का एग्जाम्पल है। सारे लोगों को पता था, आप ऑफिस में पूछ सकते हैं। वैसे एक बात बता दें हम कि आधिकारिक तौर पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग से कोई भी आदेश प्राचार्य कार्यालय हेतु नहीं था। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का दर्द गहरा है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार के काम की तारीफ की। संजय झा ने कहा कि निशांत बोलते कम हैं, उनका काम बोलता है। निशांत जी बोलते कम है, उनका काम बोलता है। ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने निशांत के एक्शन पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो जख्मी होने की वजह से अस्पताल पहुंचने में असमर्थ थे, उन पर एक तरफा कार्रवाई की गई।
लेकिन निशांत ने बिना छुट्टी गायब रहने वाले पीएमसीएच के प्राचार्य पर एक्शन लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा हुई परीक्षा में लखीसराय में फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। परीक्षा के दिन ही 9 फर्जी अभ्यर्थियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि गैंग सक्रिय तो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए ईओयू ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं, ये कहावत एक बार फिर नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की करतूत पर सटीक बैठती नजर आई। तमाम सख्त इंतजामों और चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद सॉल्वर गैंग ने एक बार फिर परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी चाल कामयाब नहीं हो सकी। 21 जून को जब पूरे तामझाम और अभेद्य सुरक्षा के बीच नीट की दोबारा परीक्षा शुरू हुई तो इस शातिर गैंग ने परीक्षा हॉल में सेंध लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ये भूल गए कि इस बार सामने लोहे की दीवार खड़ी थी। गैंग ने सिस्टम को चकमा देने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सुरक्षा इतनी पुख्ता थी कि उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। लखीसराय पुलिस ने परीक्षा के ही दिन गैंग के मंसूबों को तार-तार करते हुए 9 फर्जी छात्रों समेत कुल 30 चीटर को रंगे हाथों दबोच लिया। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम बताते हैं जो सॉल्वर गैंग से जुड़े थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है। वास्तविक छात्र सुजित कुमार की जगह मंतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था, जो न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस के 4थे साल का छात्र है, जबकि प्रभात अमन की जगह एएनएम एमसीएच गया जी के एमबीबीएस 4थे साल का छात्र विवेक कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। ऐसे ही शुभम कुमार वर्मा की जगह हिमांशु कुमार, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना का फर्स्ट ईयर का छात्र है। ईशान सिंह की जगह सौरभ जीझा, जो रायबरेली एम्स का एमबीबीएस 4थे साल का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। जबकि मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी, अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल, निरंजन की जगह रोशन कुमार, नंदिनी राज की जगह चंचल कुमारी और राहुल कुमार प्रिंस की जगह जितेंद्र कुमार, जो पटना एनएमसीएच का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था और इन सब की गिरफ्तारी परीक्षा के दिन ही की गई थी। लखीसराय जेल में बंद चंचल कुमारी ने अपने भाई के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चंचल को एक छात्रा नंदिनी राज की जगह परीक्षा में बैठने को कहा गया था और वो पीएमसीएच में एमबीबीएस 4थे साल के छात्र राजन के बुलावे पर ओडिशा से आई थी। देखिए चंचल ने क्या कुछ खुलासा किया। चंचल ने भाई शंभू कुमार को जानकारी दी। सॉल्वर गैंग ने सिस्टम में सेंधमारी की। बायोमेट्रिक में पैड से परीक्षा तक पहुंच गया गैंग। पीएमसीएच के राजन ने चंचल को लखीसराय भेजा। राजन पीएमसीएच में 4th ईयर का एमबीबीएस का छात्र है। राजन की दोस्ती पीएमसीएच में ही मयंक से थी। पहले बायोमेट्रिक में मदद के लिए कहा गया। लखीसराय जाने पर परीक्षा में बैठने को कहा गया। नंदिनी राज की जगह परीक्षा में चंचल बैठ गई। मयंक का संपर्क बायोमेट्रिक वालों से था। लेकिन चंचल भी जब जेल पहुंची तब उसे पता चला कि प्रशासन ने सुरक्षा को बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह गढ़ रखा था। भले ही गैंग की कोशिशें नाकाम हो गईं, लेकिन इनके दुस्साहस का इलाज करने के लिए अब सरकार ने भी कमर कस ली है। इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक जंबो एसआईटी का गठन कर दिया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडीजी जो है उन्होंने एसआईटी का एक गठन किया है और ये एसआईटी जो है वो डीआईजी के नेतृत्व में गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 12 लोग जो है एसआईटी की टीम बनाई गई है और ये तमाम 12 लोग एसआईटी की टीम जो है वो मिल करके री एग्जाम में हुए जो धांधली है, जो फर्जीवाड़ा है, उसकी पूरी जांच जो है वो अब करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की यह हाईटेक टीम अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े एक एक सेटर की कुंडली खंगाल रही है, ताकि ऐसे ढीठ
और बेशर्म अपराधियों को ये समझ आ जाए कि कानून के हाथ उनकी सोच से भी ज्यादा लंबे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान से करीब 1600 किलोमीटर दूर भारत और फिर बिहार के पूर्वी चंपारण की सीमा तक पहुंची 2 विदेशी महिलाओं को पकड़ लिया गया जब वे नेपाल जाने की कोशिश कर रही थीं। दोनों भारत में अवैध रूप से रह रही थीं। अब इस पूरे मामले की जांच जारी है कि आखिर ये दोनों महिलाएं भारत में दाखिल कैसे हुई, यहां किस नेटवर्क के संपर्क में थी और सीमा पार करने की मंशा क्यों थी। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया का देश और वहां से भारत नेपाल सीमा तक का सफर। पूर्वी चंपारण के हरैया थाना इलाके में भारत नेपाल मैत्री पुल के पास एसएसबी और पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पर्दाफाश किया है जिसने सुरक्षा महकमे में हड़कंप मचा दिया है। बॉर्डर पार करने की फिराक में थी उज्बेकिस्तान देश की 2 नागरिक। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान मखपूजा देखकोनवा और मफ्तुना किलीचेवा के रूप में हुई है। ये दोनों भारत में बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से चोरी छिपे रह रही थी। एसएसबी को ये इनपुट मिली थी कि विदेशी नागरिक काफी संख्या में वैसे लोग जो अवैध रूप से घुसपैठ करना चाहते हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है और वैसी स्थिति में एसएसबी ने इस बार गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है और 2 विदेशी नागरिक को बिना किसी वैध कागजात के भारत से नेपाल भागने के क्रम में गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है। इस तस्वीर पर सबसे पहले दिखता है उज्बेकिस्तान, जो मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इसके दक्षिण में अफगानिस्तान, पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कजाकिस्तान और पूर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। मध्य एशिया के देश उज्बेकिस्तान से करीब 1600 किलोमीटर दूर भारत और फिर भारत नेपाल सीमा पर बिहार का पूर्वी चंपारण। इतनी लंबी दूरी तय कर पहुंची 2 विदेशी महिलाओं की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है और जब भारत में इन पर शिकंजा कसने लगा तो इन्होंने नेपाल के रास्ते सुरक्षित भागने का यही रूट चुना। हरैया थाना पुलिस अब इनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर ये दोनों महिलाएं भारत में किस मकसद से छिपी हुई थीं? क्या यह सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट या जासूसी का जाल है? पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुट गई हैं। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में असम के जोरहाट में जहानाबाद के रहने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार शहीद हो गए थे। अब शुभम के परिजनों को भारतीय स्टेट बैंक गया की तरफ से 1.5 करोड़ की बीमा राशि का चेक प्रदान किया गया। ये चेक शहीद जवान की माता पूनम शर्मा को बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने सौंपा है और बताया जा रहा है कि शहीद जवान शुभम कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा को याद किया गया। भारतीय स्टेट बैंक परिवार ने शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया गया उनका योगदान सदैव याद करने वाला होगा। हालांकि चेक मिलने के बावजूद शहीद के पिता की नाराजगी दूर नहीं हुई। ये पूछने पर कि क्या अब बहू से उनकी नाराजगी दूर हो गई है, पिता अमरिंद्र शर्मा ने कहा कि उन्हें पैसों को लेकर कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात की थी कि अगर वो बहू हैं तो उसे कम से कम श्राद्ध कर्म तक मेरे घर में रहना चाहिए था। अधिकारी लोग आए हुए थे, उन्होंने कुछ चेक प्रदान किया है। अब कितने का चेक है मुझे यह जानकारी नहीं है। जब इतना मीडिया में बात चला तो उसके बाद लड़की फोन की कि नहीं की आपको? उसके बाद जैसे कि जब मीडिया में चलने के बाद लड़की मुझे फ़ोन की, मेरे पास फ़ोन की। काश मैं उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि अंकल जी गांव के बहकावे में मत आइए, गांव के लोग आपको बहका रहे हैं। शुभम कुमार से मैं कोर्ट मैरिज कर रखी थी। शुभम कुमार जितना मेरा शेयर था उतना हमको दिए हैं और जितना उनकी मम्मी का शेयर था उतना उनको दिए हैं। आपको मेरे घर पर आना चाहिए था और उनके श्राद्ध कर्म तक 13वीं तक आपको घर पर रहना चाहिए था। छपरा से बड़ी खबर है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑर्केस्ट्रा की आड़ में मानव तस्करी चल रही थी।
मढ़ौरा खैरा में ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर रेड की गई है। ऑर्केस्ट्रा के ठिकानों से 7 लड़कियां मुक्त कराई गई। मानव तस्करी के आरोप में एक गिरफ्तारी हुई है। बंगाल, बिहार और ओडिशा की 7 लड़कियां रेस्क्यू की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां ऑर्केस्ट्रा की आड़ में मानव तस्करी का खुलासा हुआ है। ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर जब रेड की गई तब इस मामले की जानकारी हुई है। ऑर्केस्ट्रा से 7 लड़कियों को आजाद कराया गया है। मानव तस्करी के आरोप में एक को गिरफ्तार भी किया गया। कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढहने से जान गंवाने वाले मुंगेर के 3 मजदूरों के शव जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। शवों के आते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो उठा। मृतक मजदूरों में धरहरा प्रखंड के लगमा और मानगढ़ गांव के रहने वाले शिरचन कुमार, प्रेम कुमार उर्फ घी कुमार और नवीन राम शामिल थे। इनमें से शिरचन और प्रेम आपस में चचेरे भाई थे। ये सभी मजदूरी करने कोलकाता गए थे, अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। पूर्णिया के कस्बा थाना अंतर्गत जीएनगंज गांव में आंध्र प्रदेश की एक पत्थर फैक्ट्री में काम करने के कारण अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य फेफड़ों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हाल ही में पटना एम्स में इलाज के दौरान जीएनगंज निवासी मोहम्मद रागिब की मौत हो गई, जिसका शव गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कस्बा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू की। पटना की फतुहा पुलिस ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर इलाके में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब और बियर बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर हनुमान मंदिर के पास एक ट्रक से शराब की खेप को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने छापेमारी की और मौके से 211 कार्टन विदेशी शराब और बियर जब्त कर ली। बरामद शराब की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक अवैध शराब कारोबारी रुदल राय को गिरफ्तार किया है। रुदल राय को ट्रक से पिकअप में शराब को अनलोड करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ट्रक और शराब की में दोनों की गिनती की तो कुल 2089 विदेशी शराब बरामद किया गया है। रुदल राय को एक अंग्रेज 12 चक्का जीप, एक पिकअप, 2 स्मार्टफोन और एक जीपीएस के साथ गिरफ्तार किया गया है। रुदल राय पूर्व में भी शराब के केस में कई बार जेल जा चुका है। शराब का अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपया है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सीएम सम्राट से मिले हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पहली बार आध्यात्मिक संत बिहार पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो सदगुरु की मुलाकात आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई है। आपको बता दें ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु और पहली बार है जब वो बिहार पहुंचे हैं। पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बिहार लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंथन किया गया है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए गए। डिजिटल गवर्नेंस पर भी सरकार का फोकस है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात लोक भवन में हुई है, जिसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा व्यवस्था भ्रष्टाचार पर सरकार का पक्ष रखा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में चुनाव आयोग की भूमिका शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार का शिक्षा विभाग भी इसे राज्य में लागू करेगा ताकि बच्चे देश में सरकार बनाने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ सकें। शिक्षा नीति बहुत ही प्रभावी है और नई शिक्षा नीति का पूरा आधार एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के हर पुस्तकें हम बिहार में लागू करने वाले हैं। इसीलिए एनसीईआरटी जिन विषयों को भी संप्रेषण करेगी वो समझ लीजिए कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आवश्यक होगी।
चुनाव आयोग की पारदर्शी भूमिका को उन्होंने समाहित किया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। कटिहार में मोहर्रम के दौरान आपसी एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। पिछले कुछ सालों में देश के अलग अलग हिस्सों से मोहर्रम के जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरें आती रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार कटिहार जिला मोहर्रम कमेटी ने एक नई और अनुकरणीय पहल की। जुलूस जब भी किसी मंदिर के पास से गुजरा तब कमेटी से जुड़े मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने खुद आगे आकर मंदिर के सामने एक मजबूत मानव श्रृंखला बना ली और इस सुरक्षा घेरे के जरिए कार्यकर्ताओं ने किसी भी शरारती तत्व के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। कि कटिहार हमेशा से एकता और भाईचारे का शहर रहा है और अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग नौजवान लोग मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर के सामने हम लोग एक तरह से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अमन और शांति के साथ ये अखाड़ा खेल रहे हैं और हमेशा आगे भी हम लोग इसी तरह मानव श्रृंखला बनाकर हम लोग जो है कि अखाड़ा को अपना समाप्त करेंगे। तो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं जो जुलूस निकाला गया, जहां जहां से ये जुलूस गुजरा और अगर मंदिर रास्ते में मिला तो वहां पर खुद ही लोग खड़े हो गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं। मोहर्रम जुलूस के दौरान पथराव की खबर मिल रही है, असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। तो बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं जहां असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल हालात मौके पर सामान्य हैं, प्रशासन ने हालात को नियंत्रित कर लिया है। तो जमुई से बड़ी खबर, मोहर्रम जुलूस के दौरान पथराव की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक असामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेडीयू विधायक और जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी के बीच नोकझोंक की जानकारी है। सोशल मीडिया पर तीखी बहस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अपराध के मुद्दे पर सवाल पूछने पर तू मैं हुआ। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पानापुर ओपी क्षेत्र के रामतुमहा गांव में बीते दिनों एक वृद्ध महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने जेडीयू विधायक अजय कुशवाहा पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी तेज नारायण सैनी पहले से मौके पर मौजूद थे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार जब विधायक अजय कुशवाहा पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे थे और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दे रहे थे, तभी तेज नारायण सैनी ने उनसे सवाल किया कि इस क्षेत्र में अब तक 22 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी मामले का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसी बात को लेकर दोनों नेताओं के बीच बहस शुरू हो गई और ये तस्वीर आप देखिए जब दोनों के बीच नोकझोंक हो रही थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि अजय कुशवाहा जेडीयू विधायक मौके पर पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए और तभी ये सवाल तेज नारायण की तरफ से पूछा गया।